आप इस एपिसोड के बाद थोड़ा शॉक में चले जाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ लगता है कि गट हेल्थ मतलब एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, कैंसर किसी किसी प्रकार के, पर गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स दो चीज़ें होती हैं। प्रोबायोटिक्स जब आप खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दही में, उसमें कुछ तरह के लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जब आप खाते हैं तो यू आर कंज्यूमिंग लाइव बैक्टीरिया। एंड प्रीबायोटिक्स आर एक्चुअली द फाइबर foods which are foods for those bacteria to feed on। हमारे अंदर फाइबर हम खाते हैं, आपको लगता है हम फाइबर खाते हैं उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, हमारा पेट क्लियर होता है, बट फाइबर को हमारी ह्यूमन बॉडी की कोई नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अचार खाएंगे तो आपको अलग प्रकार के अच्छे बैक्टीरिया मिलेंगे। आप कांजी के सीजन में कांजी पियेंगे, आप करौंदे के सीजन में करौंदे की चटनी खाएंगे, आप साउथ इंडियन चटनीज खाएंगे। हर क्यूजीन, आप साउथ एशिया जाएंगे तो किमची मिलेगा, साउथ क्रैट मिलेगा, these are all fermented food, so we have to try and increase the diversity of our fermented food in our diet, even including achar। healthy रहने के लिए the ultimate target for our audience should be कि we have to avoid eating inflammatory foods, यानी कि सूजन पैदा करने वाले खाने, दूध की एलर्जी या दूध से इश्यूज, और ग्लूटेन यानी कि गेहूं से इश्यूज बहुत कॉमन है, आप लोग कई आर्टिकल्स लिख चुके हैं उसके बारे में। तो उसका रियल रीजन ये है कि ईच ऑफ अस हैव अ स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी फूड। उसको जानने के दो तरीके हैं आजकल। तो एक टेस्ट, जैसे मैंने बताया, गट माइक्रोबायोम, वो पॉटी का सैंपल का टेस्ट होता है। यू शुड ऑलवेज लुक एट योर यूरिन कलर, इट हैज टू बी ऑलवेज ट्रांसपेरेंट और जस्ट मे बी फेंटली येलो। अगर आपको येलो नोटिस हो रहा है, उस समय गेट अवेयर दैट योर बॉडी इज स्टार्टिंग टू गेट सेलुलरली डिहाइड्रेटेड। तो ये दो पॉइंट्स अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कितने लीटर पीना है, आपको पानी पीते रहना है। अंडे खाने से है ना, सम कॉमन पीपल से कि गर्म हो जाता है, है ना, बट उसकी वजह से बॉयल स्किन के एक्ने ये सब बढ़ जाते हैं, पिंपल्स आते हैं। बट एक्चुअल रीजन वही होता है कि हमारे गट बैक्टीरिया के लिए वो एग इज एन इन्फ्लेमेटरी फूड। सेरोटोनिन, 90% ऑफ द सेरोटोनिन जो ब्रेन में हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है वो आपके गट से निकलता है। गट फीलिंग एकदम रियल चीज है, वो आप एक्चुअली आपके गट बैक्टीरिया की फीलिंग है। जो अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं वो हमारी गट बैक्टीरिया की फीलिंग है। कैंसर क्यों होता है हमको? कैंसर के रिपेयर करने के सेल्स हमारे अंदर ऑलरेडी है। कैंसर हमको क्यों होता है? कॉमन एक चीज़ है जो आपने कभी भी नहीं सोची होंगी, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, सेलुलर डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे सेल्स 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकते, तो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म फेल हो जाता है, तब हमको कैंसर होता है। कैंसर को ठीक करने के सेल है हमारे पास। दूसरी चीज़, जब हम खाना टाइम पे नहीं खाते या गलत समय पे खाते हैं, जब उनका वर्किंग टाइम है, जो 8 घंटे की नींद कहते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको समझ आ रही होगी। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज एनबीटी लाइव के स्वास्थ्य चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो स्वास्थ्य चर्चा है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर आप हमें कई सारे सवाल पूछते रहते हैं और ज़्यादातर जो आपके सवाल होते हैं वो होते हैं पेट से जुड़े हुए, यानी कि गट हेल्थ से जुड़े हुए। तो आज का सेशन पूरा गट हेल्थ पर होने वाला है। आप अपने गट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, क्या क्या वो साइंस हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने हैं, और आप कैसे अपने गट को और ज़्यादा डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, सारी चीज़ें आज के सेशन में कवर करेंगे। आज हमारे साथ इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर अर्पित बंसल। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। हेलो वर्षा, वेरी नाइस एंड प्लेजेंट टू बी हियर। या आवर प्लेजर सर। ऑल्सो लाइक आई सेड कि आज का हमारा सेशन थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो स्टमक के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आजकल स्टमक से जुड़े इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, तो कहीं ना कहीं लोग अनहेल्दी होते जा रहे हैं। और सब में एक होड़ है कि सबको हेल्दी रहना है। एवरीबडी टॉक अबाउट हेल्थ एंड बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो एक्चुअल में हेल्दी कौन है? मेरा ये पहला सवाल है आपसे। देखिए, बहुत अच्छा एपिसोड होने वाला है ये, पहले से मैं बता दूं लोगों के लिए। सब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। गट हेल्थ, और आपने पूछा हेल्दी कौन है, तो जो आइडियली हेल्दी वो है जिसकी गट हेल्दी है। एंड इट इज हिपोक्रेटिस, पता होगा, जैसे हम सारे डॉक्टर्स हैं तो हमने एक हिपोक्रेटिस ओथ ली है, जो कहता है कि फर्स्ट डू नो हार्म, हेल्प द पेशेंट्स एंड बी साइंटिफिक।
सो हिपोक्रेटिस ने उस समय जब कोई साइंटिफिक डेटा नहीं था, ही सेड ऑल डिजीज बिगिंस इन द गट, and he nailed it at that time. He was perfectly right because now the science is coming, now the data is coming that आप इस एपिसोड के बाद थोड़ा शॉक में चले जाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ लगता है कि गट हेल्थ मतलब एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, कैंसर किसी प्रकार के, पर गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली गट हेल्थ है। गट ब्रेन एक्सेस होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मेंटल हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है। और गट हेल्थ एक्चुअली, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, गट स्पेशलिस्ट हूँ। एक शुरुआत में बता दूँ, मैं नेचर से बहुत कनेक्टेड हूँ एंड आई टेल दिस ओपनली दैट नेचर हैज़ बीन माई बिगेस्ट टीचर। एंड मैं एक बर्ड फोटोग्राफर हूँ, एक अकम्प्लिश्ड बर्ड फोटोग्राफर हूँ। एक्चुअली इंडिया के टॉप 10 बर्डर्स में से आता हूँ, जो कि इंटरनेशनल रेप्यूटेड साइट में भी क्रेडिटेड है। 8th हूँ मैं करेंटली। सो बर्ड और नेचर से मेरे को डाइवर्सिटी समझ आती है। जैसे प्लैनेट की इश्यूज़ क्या है, प्लैनेट के इश्यूज़ हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लैनेट खत्म होती जा रही है। मैंने एक TEDx टॉक दिया था कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लैनेट कैसे बचाया जाए। तो जो सिचुएशंस आपकी न्यूज़ चैनल तो रेगुलर ये चीज़ें कवर करती रहती है कि हम प्लैनेट के साथ कितना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हम नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। इससे पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, तमाम चीज़ें, सारी इश्यूज़ विच इज़ ऑब्वियसली अफेक्टिंग आवर हेल्थ ऑल्सो। सो गट हेल्थ की शुरुआत में ये समझना ज़रूरी है कि गट हेल्थ है क्या। हमारे गट को अगर आप एक मिनट के लिए एक पिक्चर इमेजिन करिए, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हमारी गट। इट इज एग्जैक्टली अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल नहीं, चलिए आप जंगलों में गए होंगे, घने ग्रीन जंगल, बारिश जस्ट हुई है मान लीजिए, तो आप देखेंगे अलग अलग पौधे होंगे ग्रीन। छोटे मॉस वाले पौधे होंगे, फर्न पौधे होंगे, बुशेज होंगी, छोटे पेड़ होंगे, बड़े पेड़ होंगे, और कुछ कीड़े मकोड़े होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, फंगे होंगे जो दिखेंगे भी नहीं हमको, एंड वो सब एक कम्युनिटी में रह रहे हैं। करेक्ट? वहाँ पे वही सेम टू सेम पिक्चर हमारे अंदर है, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो हमारी गट हेल्थ में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में एवरेज पर्सन में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ओह गॉड। ठीक है, जितने सेल्स हमारे सेल्स होते हैं ऑलमोस्ट उतने, यानी कि 35 to 40 ट्रिलियन ही बैक्टीरिया होते हैं हमारे अंदर जो रह रहे हैं, हमारे सेल सर्फेस ऑफ द स्किन पे रह रहे हैं, नेजल कैविटीज में रह रहे हैं, और मेजर पॉपुलेशन वो बैक्टीरिया का गट में रह रहा है। तो वी आर एक्चुअली अ सुपर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स अ कम्युनिटी विच इज इनसाइड अस। बट प्रॉब्लम क्या है, जब हम मेडिसिन को एज अ डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हिपोक्रेटिस ने उस समय कैसे कह दिया ये पता नहीं, बट आगे आपको समझ आएगा कैसे। तो मेडिसिन को जब हम देखते हैं, ट्रेडिशनल इन्फेक्शंस होते हैं, कोविड हुआ, तो हम पहले के ज़माने में जब जंगलों में ट्रीटमेंट होता था, नीम की पत्तियों से ट्रीटमेंट होता था, हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं थे। फिर एक ज़माने में एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुए, उसके बाद पूरी गेम चेंज हो गई। 1950s की अगर आपको याद हो या आप डेटा फाइंड आउट करें, तो सब लोग इन्फेक्शन से मरते थे। ट्रू। लाइफ स्पैन, हमारा हेल्थ स्पैन बहुत कम था, 30, 40, 50 से ज़्यादा कोई जीता नहीं था। फिर जब एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुआ तो गेम चेंज हो गई। उसके बाद कोई इन्फेक्शन से मरता ही नहीं था। कोविड वॉज एन एक्सेप्शन, I'll talk about it, बट अदरवाइज हमने एक से एक एंटीबायोटिक आ गए। सिप्ला, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अच्छे एडवांस एंटीबायोटिक जो कि हर टाइप के खराब बैक्टीरिया को मार देती है, या नोट करिएगा वर्ड मेरा, खराब बैक्टीरिया को। ठीक है, तो जब वो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुए तो हमने हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स लेने लगे। पैरेलली हम अर्थ की बात करें, प्लैनेट की बात करें, तो फर्टिलाइजर्स डेवलप हुए, पेस्टिसाइड्स डेवलप हुए, उससे हम सॉइल के जो पेस्टिसाइड्स मारने के लिए हमने वो डिस्कवर किए केमिकल्स। जो हमने अपनी बॉडीज में एक तरफ से एंटीबायोटिक्स डालना शुरू किया, प्लैनेट की बॉडी में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स डालना शुरू किया, तो उससे हमारी गट डाइवर्सिटी और प्लैनेट डाइवर्सिटी खत्म हो गई। तो जैसे मैंने बताया, हमारे मुंह से लेके हमारे मोशन की जगह तक हजारों करोड़ों की संख्या में कीटाणु होते हैं, एंड 80 to 90% वो अच्छे होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, और कुछ फंगाई भी होते हैं, कुछ यीस्ट भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वो क्या लगता है, आप फॉरेस्ट में जाके आपको खराब पौधों को आपको उखाड़ के फेंक देना है? नहीं, फॉरेस्ट में हम तो दे आर लिविंग इन अ हार्मनी। अनलेस दे आर कॉजिंग एनी सीरियस कॉज टू यू, वी शुड नॉट किल देम। नन सेड दैट कभी कभी एक्यूट इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए, लेकिन एंटीबायोटिक्स आजकल हम हर चीज के लिए पॉप करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है कोविड एक वायरल इलनेस थी, पूरी दुनिया को पता था वायरल इलनेस है, और एंटीबायोटिक्स जितने भी है इंक्लूडिंग एजिथ्रोमाइसिन एक बैक्टीरिया को मारने का ड्रग है। तो हम जब कोविड में एजिथ्रोमाइसिन कॉमन था, सुना होगा आपने, एजिथ्रोमाइसिन एक बैक्टीरिया का ड्रग है, वो हम खाते गए, उससे हमारे बैक्टीरिया को हम मार रहे हैं। ठीक है, माने खराब कीटाणु को भी मार रहे हैं, लेकिन अच्छे कीटाणु संख्याओं में मर रहे हैं। एक सबसे बड़ा कॉमन एग्जांपल है माउथ वॉश।
आपने कोई माउथ वॉश उठा के देखा है, कभी पढ़ा है उसमें क्या लिखा है लेबल पे? किसी किसी में तो लिखा होता है kills 99.99% ऑफ ऑल बैक्टीरिया। तो उसका मतलब क्या है? हमारे ओरल माइक्रोबायोम होता है, हमारा गट माइक्रोबायोम होता है। गट माइक्रोबायोम मतलब एक डाइवर्सिटी है, जैसे मैंने बताया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का इमेजिन करें, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं और हार्मनी में रह रहे हैं। एक बैक्टीरिया जो डाइजेस्ट करता है वो दूसरा को उसका प्रोडक्ट होता है। और जैसे अभी हम बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में थोड़ी देर में, तो वो हमारे सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे बैक्टीरिया कैसे हैं। तो जब गट डाइवर्सिटी की बात हो रही है तो उसके बाद जब आपने फॉर एग्जांपल आप कोई भी खाना खाते हैं तो इतना समझना जरूरी है कि प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स के बारे में सब लोगों को गट हेल्थ रिलेटेड पता है कि प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ये भी शायद नहीं क्लियर होगा। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स दो चीजें होती हैं। प्रोबायोटिक्स जब आप खाते हैं फॉर एग्जांपल दही में, उसमें कुछ तरह के लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, और कैप्सूल्स जिनमें बहुत कॉमन आजकल वाइजिलैक और कैप्सूल्स हैं, प्रोबायोटिक कैप्सूल्स। तो वो जब आप खाते हैं तो यू आर कंज्यूमिंग लाइव बैक्टीरिया। एंड प्रीबायोटिक्स आर एक्चुअली द फाइबर फूड्स विच आर फूड्स फॉर दोज बैक्टीरिया टू फीड ऑन। हमारे अंदर फाइबर हम जो खाते हैं, आपको लगता है हम फाइबर खाते हैं उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, हमारा पेट क्लियर होता है, बट फाइबर को हमारी ह्यूमन बॉडी की कोई नीड नहीं है। ह्यूमन बॉडी को फाइबर की नीड नहीं है, वो तो बाहर फेंक देती है। लेकिन मैंने बताया 50% ऑफ आवर बॉडीज इज आर बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया के लिए वो फाइबर खाना है, मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेंगे, तो आपका ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट ड्राई होने लगेगा, सूखना पड़ेगा। जी, सो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे गट हेल्दी रहता है और किस तरह के बैक्टीरियाज हमारे गट में होते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, कई बार लोगों को ये लगता है कि गट में कुछ कुछ साइंस भी दिखते हैं अगर किसी का गट हेल्दी नहीं है, तो मेजर क्या साइंस होते हैं अनहेल्दी गट के? ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा ये और समझना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल हम हेल्दी डाइट में कहते हैं कि दही खाना चाहिए, दही जरूर खाना चाहिए, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो हमको हमेशा गट हेल्थ को अगर हेल्दी रखना है, और हमने बोला गट हेल्थ मतलब ओवरऑल हेल्थ को अगर आपको हेल्दी रखना है, तो यू हैव टू इंक्रीज एंड मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ द गट। मतलब अलग अलग प्रकार के स्पीशीज होने चाहिए। जब हम दही सिर्फ खाते रहते हैं तो हमारे को 3-4 टाइप के अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट होता है गट माइक्रोबायोम। मैं पीक परफॉर्मर हूँ और पीक परफॉर्मेंस के लिए भी गट हेल्थ को मास्टर करना जरूरी है। तो मैंने अपना भी कराया हुआ है, मैं बहुत सारे पेशेंट्स को कराता हूँ। मेरे एग्जाम्पल आया, मेरे गट में 5000 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया है, एंड नंबर्स तो मैंने बताया करोड़ों में है ना। 5000 प्रकार के बैक्टीरिया है, उसमें से 90% अच्छे हैं, 1-2 गंदे भी हैं, और कुछ यीस्ट माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स भी हैं। तो जब वो जो बैक्टीरिया होते हैं, आप कुछ भी खाते हो तो वो वही डिसाइड करते हैं कि क्या डाइजेस्ट होगा। तो उसका फॉर एग्जांपल हम दही खा रहे हैं तो हमारे 4 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया वो 5000 में से तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही 4 बढ़ रहे हैं। अब दही खा तो हमको वी हैव टू इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। जब हमारे दो दादी नानीज थी वो सब फर्मेंटेड फूड्स में कितना बिलीव करती थी। फॉर एग्जांपल आप अचार खाएंगे तो आपको अलग प्रकार के अच्छे बैक्टीरिया मिलेंगे। आप कांजी के सीजन में कांजी पिएंगे, आप करौंदे की सीजन में करौंदे की चटनी खाएंगे, आप साउथ इंडियन चटनीज खाएंगे। हर क्यूजीन, आप साउथ एशिया जाएंगे तो किमची मिलेगा, सावर क्राट मिलेगा। दीज आर ऑल फर्मेंटेड फूड। So we have to try and increase the diversity of our fermented food and our diet, even including अचार, because अलग अलग बैक्टीरिया एक किसी चीज को भी आप फर्मेंट करके खाए। फर्मेंट यूजुअली क्या होता है, जैसे जैसे मॉडर्न जमाना हुआ, हमने प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड, ब्रेड्स खाना शुरू की, वो थोड़ी सी भी स्टेल हो जाती थी तो हम फेंक देते हैं, है ना, वो खराब हो गई। पर वो इतनी भी खराब नहीं होती, उसमें फर्मेंट हो रही है तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, और उसी से अल्टीमेटली गट हेल्थ डिपेंड करता है। तो अब जब आपने पूछा कि क्या कॉमन साइंस होते हैं, तो उसके पहले एक चीज और मैं बताऊंगा कि जैसे आप कुछ भी खाते हैं, हेल्दी रहने के लिए द अल्टीमेट टारगेट फॉर आवर ऑडियंस शुड बी कि वी हैव टू अवॉइड ईटिंग इन्फ्लेमेटरी फूड्स, यानी कि सूजन पैदा करने वाले खाने। और वो हर आदमी के लिए अलग है, क्योंकि वो डिपेंड करेंगे कि आपके बैक्टीरिया कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल एवोकाडो सुपर फूड है ना, बीट रूट सुपर फूड है, बेरीज सुपर फूड है। आपने कई आर्टिकल्स भी लिखे होंगे, मैंने भी पढ़ा है, और सही है, सुपर फूड है। लेकिन सुपर फूड क्या वो सबके लिए है? नहीं। वो 70-80 कभी कभी 90% लोगों के लिए वो सुपर फूड है,
क्योंकि 80-90% लोगों में एवोकाडो को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया होता है गट में। तो जब आप एवोकाडो खाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो आपका एवोकाडो जो ब्रेक होता है, कुछ स्पेसिफिक ब्यूट्रेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि एवोकाडो को ब्रेक करता है और फिर उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में डालता है, आपको फायदे मिलते हैं, अच्छे गुड फैट होता है एवोकाडो में। बट अगर आपकी बॉडी में आप वो 10% में होते हो कि वो आपके अंदर वो ब्यूट्रेट डाइजेस्टिंग स्पेसिफिक बैक्टीरिया नहीं है, तो एवोकाडो से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एवोकाडो से आपको गैस बन सकती है, एवोकाडो से आपको ब्लोटिंग हो सकती है। एवोकाडो एक एग्जांपल है। ये चीज़ आपको बीट रूट से भी हो सकता है। कौन कहेगा कि बीट रूट मत खाइए, है ना? ये चीज़ आपको कैबेज से भी हो सकता है, ये चीज़ आपको गेहूं से भी हो सकता है, ये चीज़ें आपको दूध से भी हो सकता है। तो जो भी आपने पूछा, जब साइन देती है बॉडी, एकदम परफेक्ट किया, बॉडी हमारी ब्यूटीफुल डिजाइन है भगवान द्वारा, तो जब वो आपको हर चीज़ का साइन देगी, इट इज अप टू अस for lack of our awareness whether we can catch that sign. So inflammatory foods कुछ भी हो सकता है, ओट्स भी इन्फ्लेमेटरी हो सकता है किसी के लिए। तो आप इसका मतलब जब भी आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं कि हमको हेल्दी खाना है, पतले होना है फॉर एग्जांपल, तो डाइटिशियन आपको अलग अलग डाइट देगा। अगर आइडियली उस डाइटिशियन को या उस डॉक्टर को आपकी गट की पिक्चर नहीं पता है कि कौन से माइक्रोब्स हैं, तो वो 80-90% लोगों के हिसाब से अच्छी डाइट बताएंगे आपको। लेकिन वो आप 10%, और वो 10% इतना कम नहीं है आजकल। दूध की एलर्जी या दूध से इश्यूज और ग्लूटेन यानी कि गेहूं से इश्यूज बहुत कॉमन है। आप लोग कई आर्टिकल्स लिख चुके हैं उसके बारे में। तो उसका रियल रीजन ये है कि ईच ऑफ अस हैव अ स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी फूड। उसको जानने के 2 तरीके हैं आजकल। तो एक टेस्ट, जैसे मैंने बताया, गट माइक्रोबायोम, वो पॉटी का सैंपल का टेस्ट होता है। It is very conveniently available now in India thanks to a few selected companies which I am working. I'll not name them on the camera. But दूसरा तरीका है जो आपने पूछा कि हर बॉडी के साइन को बिना पैसे के आप अपनी हर बॉडी के साइन को सीरियसली लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल कुछ खाया, अगले दिन आपको लूज मोशन हो रहा है, या आपको मोशन करते वक्त पेन हो रहा है, या ब्लड आया, या दर्द हो रहा है, या आपको गैस बन रही है, एसिडिटी हो, दीज आर ऑल द साइंस विच द गट कैन गिव यू पोटेंशियली। आपको हेडेक हो रहा है, वो भी गट का साइन होता है बाय द वे। ओके, कैसे कनेक्टेड है गट हमारा ब्रेन से? पहले ये क्वेश्चन खत्म कर लेते। तो जब हमने बॉडीज आपको साइन दे रही है, हमारा काम है कैच करना। तो अगर आप आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी फूड यानी सूजन पैदा करने वाला खाना क्या होता है, तो जब ने आपको बॉडी में दिया, देन यू शुड बी अवेयर कि यू हैव टू पिन पॉइंट इन योर माइंड कि मैंने ये खाया था, मैंने कल बाहर ये खाया था, तो उसके वजह से ये है। And then put it in your mind that is inflammatory for you. And if you eat with that awareness, you'll always remain healthy. और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम अभी मिस कर रहे हैं साइंस और गट हेल्थ का, वो है हाइड्रेशन। आपने देखा होगा, मेरी पानी की बोतल यहाँ पड़ी है। मेरी पानी की बोतल ये क्लिप वाली है, बहुत अच्छी बोतल है। तो ये मेरे साथ दुनिया में कहीं भी हर जगह जाती है। चाहे मैं ट्रेकिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं बर्ड वॉचिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं यूएस कॉन्फ्रेंस के लिए गया हूँ। क्यों? क्योंकि पानी, हाइड्रेशन, ऑप्टिमल हाइड्रेशन गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। ओके डॉक्टर, यू सेड कि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बॉटल हमेशा आपके साथ रहती है। तो कितना पानी पीना एक जो नॉर्मल व्यक्ति है पर डे आइडियल होता है? I had planted that question for example. Okay. So पानी का आंसर लीटर्स और ग्लासेस में देना एकदम गलत है ना? अगेन वो सेम एस्टिमेशन हो सकता है, बट 3 लीटर पीना, 4 लीटर पीना, 8 ग्लासेस, 10 ग्लासेस, दिस कैन बी अ फेयरली करेक्ट आंसर बट नॉट द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा? मैंने कल क्या खाना खाया था, मैं कल रात को किस जगह सोया था, कितना सोया था, डिड आई स्लीप प्रॉपर्ली, मैंने सुबह उठ के कुछ वर्कआउट किया क्या, आई वेंट फॉर माई रन, सो मैंने रन किया नहीं किया, मैंने वर्कआउट किया नहीं किया, मैं एसी में था, मैं बाहर था, मैंने ट्रैवल किया, ऑल दीज थिंग्स। एंड मैंने परसों भी क्या खाया था उस पर भी मैटर करेगा। सो योर बॉडी इज अ वेरी वेरी कनेक्टेड सिस्टम एंड अनलेस अंटिल यू आर सो अल्टीमेट आंसर कितना पानी पीना चाहिए, 2 पॉइंट्स है उसमें। नंबर 1, इतना पानी पीना चाहिए कि प्यास आपको कभी ना लगे। This is a scientific based answer because when do you feel thirsty? When do you feel thirsty? When our blood, our human blood has 80% water. Blood के अंदर 80% पानी होता है। जब blood के अंदर का पानी 70% हो जाता है, तो आपका नमक blood में जो होता है वो concentrated हो जाएगा relatively. That hypernatremia triggers the hypothalamus and the pituitary in the brain.
टू एक रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि किडनीज में जाके किडनी को बोलता है कि पानी की कमी हो रही है. इन ऑल दीज प्रोसेसेस the baroreceptor and the chemoreceptor make you feel thirsty. So when we are thirsty, thirst is a delayed physiological response. Our human body was made to survive. And हम जंगलों में रहते थे, हर्ड मेंटालिटी में रहती थे, तो उस समय हमको सारे सब स्ट्रेसर्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए था, इसलिए थर्स्ट बना है. लेकिन थर्स्टी रहने पे अगर आप पानी पी रहे हो तो आप सेलुलर लेवल पे डिहाइड्रेटेड हो. ओके डॉक्टर. और दूसरा पॉइंट कि whenever you go to pass urine, you should always look at your urine color. It has to be always transparent और just maybe faintly yellow. अगर आपको yellow notice हो रहा है, उस समय get aware that your body is starting to get cellularly dehydrated. So ये 2 पॉइंट्स अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कितने लीटर पीना है, आपको पानी पीते रहना है. And whenever you go to the washroom, just have a look. लाइक आपने अभी यूरिन की बात की. जिन लोगों की यूरिन का कलर अगर चेंज होता है, जैसे आपने बताया ट्रांसपेरेंट है तो दिस इज नॉर्मल, लेकिन अगर थोड़ा येलो है या और भी अलग अलग कलर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या क्या बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? किस चीज का साइन है वो? सबसे पहले साइन है कि वो आप पानी कम पी रहे हैं. ओके ठीक है. तो सेलुलर डिहाइड्रेशन से बहुत सारी डिजीजेस लिंक्ड है, हमारा गट हेल्थ भी लिंक्ड है. तो ये भी अगेन वही सेम चीज पे आ जाता है कि अवेयरनेस का इशू है. अगर आप रेगुलर आपका यूरिन येलो हो रहा है तो देन दिस इज अ डेंजरस साइन दैट यू आर नॉट एट ऑल केयरफुल ऑफ योर हेल्थ. आप अपना हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं. पानी कम, वो तो फिर अलग ही डायमेंशन चला जाएगा, क्योंकि पानी कम पीने की वजह से सेलुलर डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी के तमाम इश्यूज, स्टोन्स बनना एंड यूरिन इन्फेक्शन होना, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन इश्यूज है. फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली फॉर लेडीज एंड यंग स्टूडेंट्स, आजकल कभी कभी ट्रैवल करते हैं, बिजनेस में रहते हैं, तो वॉशरूम्स इजीली अवेलेबल नहीं होते. उस चक्कर में वो कम पानी पीते हैं और उस चक्कर में फिर यूरिन कंसंट्रेटेड यानी कि येलो हो जाता है. तो दैट इज अ वेरी वेरी बैड हैबिट फॉर यू, बिकॉज उससे अल्टीमेटली यू आर लूजिंग योर बॉडी. दीज ऑल थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी. एंड हमने इन्फ्लेमेटरी फूड्स की भी बात की. तो इन्फ्लेमेशन इज द रियल रीजन व्हाई वी एज, व्हाई वी आर एजिंग इन लाइफ. जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो 75-80% न्यूबॉर्न में पानी होता है उसकी बॉडी में. एन एवरेज एडल्ट एट 60 years of age is 60% water. So we are continuously aging because we are slowly dehydrating. पानी की संख्या हमारी 75% पैदा होने से लेके 60 साल में 60% तक हो जाती है. तो अगर आप पानी अच्छे पिएंगे तो you will avoid all diseases, including gut diseases, including kidney disease. Your mental cognition will stay sharp. For example, एक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ इजी समझने के लिए, कि आपके बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है, मैंने बताया, और कुछ 37 बैक्टीरिया, 35 बैक्टीरिया है, ट्रिलियन सेल्स. तो वो उनको मानिए एक बैटरी, हर सेल एक बैटरी है. एंड वो बैटरी परफॉर्म विल 100% करेगी जब उस पर सेल में 100% पानी होगा, क्योंकि सेलुलर लेवल पे तो सिर्फ पानी का ही खेल है. सिंस आवर बॉडीज इज 70% वाटर, जो आप लोग सुन रहे हैं सब लोग के लिए, आप सबका ब्रेन, नो एक्सेप्शन अगेन, is 75%, 80% water. Your brain is just water. First 6 months of our lives, we are breathing underwater in our mother's womb. First 9 months, sorry. ओके. मतलब पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो डॉक्टर, जब हम पहले बात कर रहे थे तो आपने काफी सारे टॉपिक्स पे बात की. आपने बताया कि एंटीबायोटिक्स का क्या रोल था, कब इन्वेंट हुआ और कैसे हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो गट का और एंटीबायोटिक्स का क्या रिलेशन है? कैसे हमारे गट को वो एंटीबायोटिक्स आपको लेना चाहिए जब आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे. सिंपल आंसर. बिकॉज और डॉक्टर्स को भी जुडिशियली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना चाहिए, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर नीडेड व्हेन योर बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट इन्फेक्शन. मतलब फॉर एग्जांपल गट के अलावा भी इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अगर आप श्योर हैं और इन्फेक्शन ज़्यादा है, जो कि ब्लड रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के बाद, तब एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं. लेकिन एंटीबायोटिक्स जब कोई बहुत निमोनिया से सफ़र करता है ना, तो एंटीबायोटिक्स चलते हैं, आईसीयू में रहता है, उसके बाद वो वीक हो जाता है. आप कॉमन है ना, घर आने के बाद इमीडिएटली एनर्जी तो नहीं आती, 1 हफ्ते में डिस्चार्ज भी हो गए, टाइम लगता है हील होने. क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारे खराब बैक्टीरिया के साथ साथ हजारों करोड़ों के अच्छे बैक्टीरिया भी नुकसान कर देती है. इट किल्स सो मेनी ऑफ आवर गुड बैक्टीरियाज, लीडिंग टू आवर वर्सन वीकन इम्यूनिटी. So gut diversity, same topic again, is our main immune system, one of the first immune system. कुछ भी आप खाते हैं, कोई बैक्टीरिया आता है मुंह द्वारा ऑब्वियसली, एंड स्किन में भी बैक्टीरिया होते हैं, लंग के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं. तो वो सारे बैक्टीरियाज हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है. एंड व्हेन वी आर हैविंग एंटीबायोटिक्स, इट इज
कोई भी एंटीबायोटिक इतना क्लियर नहीं है कि इट विल ओनली किल बैड बैक्टीरिया, इट विल किल, दैट इज व्हाई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब प्रोबायोटिक्स अलॉन्ग विद हैवी एंटीबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया। बट फिर से बात आ गई प्रोबायोटिक्स, तो वो 4-5 ही स्पीशीज बढ़ा रहे हैं। जितने भी मार्केट में प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं वो 3-4-5-6 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया बढ़ा रहे हैं, बट उसके अलावा क्या, जो बाकी बैक्टीरियाज भी मर रहे हैं। तो इफ यू हैव टू टेक एंटीबायोटिक्स वेरी जुडिशली। तो ये जब मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, सेम चीज हमने प्लैनेट के साथ किया, फर्टिलाइजर्स के साथ साथ सॉइल का माइक्रोबायोम खराब हो गया है। क्योंकि हम गट हेल्थ के बारे में बात करें तो ये जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एप्पल आप आज लेंगे तो एप्पल बोलेंगे न्यूट्रिशियस है डेफिनेटली। अगर आप साइंटिफिकली उसको 50 ईयर्स पुराने ग्रोन एप्पल को और आज के ऑर्गेनिक एप्पल को कंपेयर करेंगे, क्या आप बोलते हो न्यूट्रिशन सेम होगा? एकदम नहीं। न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ एन एप्पल, एवोकाडो, लेमन हैज डिग्रेडेड टू 90% लेस। मतलब जस्ट 10% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो 50 साल पहले आपकी दादी या मेरी नानी खा रही होंगी। तो इसीलिए उनको कोई बीमारियां नहीं होती थी। उनको तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती थी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज नहीं होती थी। आजकल तो यंग लोगों को भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जॉइंट पेन्स इतना कॉमन है, क्योंकि हमारा डाइट में कितना भी आप ऑर्गेनिक भी उगाएंगे, लेकिन वो सॉइल को हमने हजारों सालों से फर्टिलाइजर्स डाल के, सॉइल में भी ऐसे ही सेम बैक्टीरिया होता है। तो सॉइल की भी डाइवर्सिटी होती है, प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। फर्टिलाइजर डाल के खाद डालते हैं तो उससे बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल सॉइल में 10,000 प्रकार के बैक्टीरिया होते होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अब 1000 भी नहीं बचे हैं। तो आप जो भी खाने, न्यूट्रिशन बनता है, प्रोटीन बनता है, वो नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल से बनता है, और न्यूट्रिशन, विटामिन, ये सब सॉइल के बैक्टीरिया से बनता है। तो जो हमने अपनी बॉडी के साथ अंदर किया है विद द इन्वेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, वही हमने प्लैनेट के साथ बाहर किया है। तो डाइवर्सिटी इज द की टू आवर बेस्ट हेल्थ एंड द प्लैनेट्स बेस्ट हेल्थ ऑल्सो। वी हैव टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी विदिन अस एंड आउटसाइड ऑफ अस। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अच्छा खाना है, मॉडरेशन में खाना है, और जब जरूरत है एंटीबायोटिक्स की या तभी खाना है। बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल खांसी जुकाम 95% वायरल इशू होता है, तो उसमें आपको बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स नहीं खाना है। और जितना हो सकता है नेचुरल खाना है, फर्मेंटेड खाना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, और मूवमेंट वगैरह का, ऑब्वियसली एक्सरसाइज का तो जरूर ध्यान रखना है। अब गट फीलिंग के बारे में आप पूछ रहे थे। या गट फीलिंग करके भी एक चीज होती है। हमेशा लोग बोलते हैं कि मेरा गट फीलिंग ये बोल रहा है, तो एक्चुअल में गट फीलिंग नाम की कोई चीज है या सिर्फ ये कहने वाली बात है? नहीं, कहने की बात नहीं। गट फीलिंग एकदम रियल चीज है। वो आप एक्चुअली आपके गट बैक्टीरिया की फीलिंग है। जो अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, वो हमारी गट बैक्टीरिया की फीलिंग है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारा गट और ब्रेन एक एक्सिस होता है जो कि एक वेगल नर्व द्वारा कनेक्टेड होता है। वेगस नर्व एक हमारी नर्वस सिस्टम जो होता है ब्रेन का, एक सिस्टम होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, और एक होता है इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी मतलब मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूँ सोच के, और इनवॉलंटरी मतलब यू आर कॉन्शियस। करेक्ट। द इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम हैज टू पार्ट्स। वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपको ड्राइव करता है, जो आपको रनिंग करते हो तो आपको एनर्जी देता है, आपको फील, इट मेक्स यू फोकस्ड। एंड द अदर इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपकी हार्ट रेट कम करता है, आपको काम करता है। दैट सिस्टम इज डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द वेगल नर्व, एंड वेगल नर्व हमारे गट के थ्रू ब्रेन में जाती है। तो दैट इज द ब्रेन गट कनेक्शन। वॉट एवर यू फील इन द ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस की बात करते हैं, जो हम लाइफ जो भी जी रहे हैं, इट इज एक्चुअली इन आवर ब्रेन। अगर आप ब्रेन में खुश हो तो आपके बाहर कुछ भी हो रहा है, इट वोंट मैटर यू। अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हो तो आप बाहर अच्छे से अच्छी जगह बैठे हो, यू आर एट द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द वर्ल्ड, बट यू विल नॉट बी हैप्पी। सो वी आर ऑल लिविंग लाइव्स इन आवर ब्रेन, एंड ब्रेन केमिस्ट्री डिटरमिन करती है न्यूरोकेमिकल्स से, जो आपने सुना होगा, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स। तो दीज 4 मोस्ट कॉमन न्यूरोकेमिकल्स हेल्प अस गवर्न कि हम हैप्पी रहेंगे, हम ड्रिवन रहेंगे, खुश रहेंगे, हम अपनी तरफ गोल्स की, मोटिवेशन की तरफ फोकस्ड रहेंगे। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन। सेरोटोनिन 90% ऑफ द सेरोटोनिन जो ब्रेन में हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है, वो आपके गट से निकलता है। 90% ऑफ द सेरोटोनिन, फिर से बोल रहा हूं मैं, सेरोटोनिन एक हैप्पीनेस हार्मोन है। सेरोटोनिन, जब भी आप खुश होते हो तो आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है। और जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल, डोपामिन हमारा मोटिवेशन केमिकल है। डोपामिन अगर रहेगा तो हम मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन सेरोटोनिन जब रिलीज होगा तो हम खुश रहेंगे। जब चॉकलेट खा लेते हैं, कुछ मीठा खा लेते हैं, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है,
बट दैट इज नॉट द गुड सेरोटोनिन, बिकॉज वो चॉकलेट खा के टेम्पररी क्रैश होगा उसके बाद. सो वी शुड, if you are eating according to our healthy bacteria, if the bacteria are happy, you will be happy. So जो gut feeling तब होती है जब हमको बाहर से हम कुछ करने जा रहे हैं, because our brain is connected, but हमारा gut कुछ और कह रहा होगा, because your gut is more clever than you think. Wow. We always believe diabetes, hypertension या कोई बीमारी हो जाती है तो हम कहते हैं कि मेरी मदर और फादर को डायबिटीज है तो मेरे को तो हो ही जाएगा, है ना. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, बहुत. तो बिकॉज जेनेटिकली द पर्सन इज ड्रिवन टू गो इनटू डायबिटीज, बिकॉज मदर और फादर दोनों को है. बट क्या आपको पता है कि जेनेटिक सिर्फ 20% डिटरमाइन करता है, 80% आपका एपीजेनेटिक डिटरमाइन करता है. एपीजेनेटिक क्या होता है? जो आपका डीएनए है, हर आदमी का डीएनए एकदम यूनिक है, तो वो आपके एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे कोऑपरेट करेगा, कैसे इंटरैक्ट करेगा, वो चीज होती है एपिजेनेटिक्स. एंड 80% मोस्ट ऑफ आवर एपिजेनेटिक्स आर आवर गट बैक्टीरिया एंड द बैक्टीरिया ऑन द स्किन, बैक्टीरिया ऑन आवर अदर कैविटीज. सो दैट इज आवर एपिजेनेटिक्स. इफ वी ईट अकॉर्डिंग टू आवर एपिजेनेटिक्स और आवर गट, देन हम डायबिटीज होने से 80% अवॉइड कर सकते हो. तो ये कहना कि हम डायबिटीज मेरे मदर फादर को है तो मेरे को हो जाएगा, ये डायरेक्टली गट से कनेक्शन है, और ये आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी सब चीज. डॉक्टर, हमने गट पे बहुत ज्यादा बात की है ना, आपने बताया कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे गट के लिए हेल्दी नहीं होते हैं, क्या साइंस हमारा गट देता है अगर वो गट हेल्दी नहीं है. अगर हम गट की बात करें तो स्किन भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे गट से. तो स्किन और गट का क्या कनेक्शन है, और कैसे जो अगर हमारा गट हेल्दी नहीं रहता हमारे स्किन पर इम्पैक्ट दिखाता है? तो देखिए, हमने बात की इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में. तो फॉर एग्जांपल अंडे खाने से, है ना, सम कॉमन पीपल से कि गर्म हो जाता है, है ना, बट उसकी वजह से बॉयल स्किन के एक्ने ये सब बढ़ जाते हैं, पिंपल्स आते हैं. बट एक्चुअल रीजन वही होता है कि हमारे गट बैक्टीरिया के लिए वो एग इज एन इन्फ्लेमेटरी फूड, एंड इट इज सो दैट इन्फ्लेमेशन, जब भी हम कुछ भी खा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन सूजन पैदा कर रहा है. इन्फ्लेमेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट विल बी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इट विल बी एक्यूट इन्फ्लेमेशन. तो अगर वो खाना आपके लिए बहुत ही इन्फ्लेमेटरी है तो वो आपको एक्यूट बॉडी साइंस देगी. तो अ स्किन पिंपल और एन एक्ने और स्किन रैशेज और स्किन इश्यूज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी फूड्स वी रीच. Not just skin pimples, but even eczema, allergies. अगर आप you change your diet and if you eat according to your gut microbiome, your real diversity of the bacteria, then सारे आपके स्किन इश्यूज जड़ से क्योर हो सकते हैं. बिकॉज हम स्किन के लिए हम बाहर से क्रीम लगाते रहते हैं, दैट इज जस्ट सुपरफिशियली curbing the issue, not really healing it. To really heal your skin, you have to eat according to your gut and make your gut happy. If your gut is calm, relaxed, then it will not show you any signs of inflammation, which is skin issues. I think इसीलिए हम बोलते हैं कि हर एक चीज जो है ना वो हमारे गट से शुरू होती है. अगर आप all disease begins in the gut. एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने बात की थी, और वो किसने बोली थी? हिप्पोक्रेटिस. That's such an important person in our medical fraternity, जिसके हम we all take the oath for him. So that's why it actually begins in the gut. इवन इफ जब हम हंग्री भी होते हैं ना तो हमारा दिमाग ढंग से काम नहीं करता है. जब हमको हंग्री होता है तो हमको हेडेक होने लग जाता है बाद में, है ना. दैट इज अ वेरी कॉमन स्टेइंग ओवर हंग्री इज बिकॉज योर बैक्टीरिया आर क्रेविंग फॉर फूड. एंड शुगर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करना. शुगर डायरेक्टली फीड्स द बैड बैक्टीरिया इन अस. जैसे हमने बात की, हजारों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरियाज होते हैं, 80-90% गुड होते हैं, बैड भी होते हैं. तो अगर इफ यू craving sugar, it definitely increases the serotonin levels, so you will feel happy, but that is a false happiness. You have to be really conscious, because वो उस समय happiness के बाद वो sugar आपको ultimately happy नहीं रखेगा. वो sugar is very harmful. and इसी तरह से आजकल जो आता है sugar freeze, इतना है ना, जो कि chewing gums में भी होता है, जो कि बहुत सारी चीजों में होती है, तो वो it's not healthy because it is हमारे मुंह में जब मीठापन फील होता है तो द ब्रेन टेल्स द गट, इट गिव्स व्हाटएवर यू ईट इन आवर माउथ, योर ओरल बैक्टीरिया एंड ओरल माउथ ट्रिगर्स द ब्रेन, दिस इज गोइंग इन. फॉर एग्जांपल, इफ यू ईटिंग समथिंग फैटी, इफ यू ईटिंग समथिंग मीटी प्रोटीन, तो इट प्रिपेयर्स द बैक्टीरिया बिफोर हैंड इन आवर गट टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली. इफ सो वो अगर आप सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल आप शुगर फ्री बहुत ज्यादा खा रहे हैं, च्युइंगम्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो इट इज अ फॉल्स अलार्म टू योर गट
and it makes you hungry, it makes your bacteria bad, so then it can be actually harmful for you. आपने ना च्युइंगम्स की बात की, तो जब बचपन में, अभी भी जब छोटे बच्चे हैं, जब वो च्युइंगम खाते हैं तो उनके पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि च्युइंगम मत खाओ, Exactly. हेल्दी नहीं है। ऑल्सो एक बहुत ही कॉमन इंसिडेंट होता था बचपन में कि जब हम च्युइंगम खाते थे तो पेरेंट्स बोलते थे कि अगर खाओगे पेट में चला जाएगा तो वो पेट में ही रह जाएगा। नहीं, सो इसके बारे में थोड़ा बताइए। दो एस्पेक्ट है। एक तो च्युइंगम इज नॉट गुड बिकॉज मोस्ट च्युइंगम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज शुगर, इट इज अननेसेसरी शुगर, किसी में शुगर फ्री भी हो सकती है, तो दोनों शुगर एंड शुगर फ्री बोथ इज बैड फॉर यू, इट इज दैट वाई इट्स हार्मफुल एंड इट इज कंटिन्यूसली यूर गिविंग यू अ ब्रेन अ सिग्नल दैट वी आर ईटिंग समथिंग, so it is continuously false alarming the gut bacteria ki something is coming, but no calories are actually coming or coming from sugar, which is bad. तो उस वजह से च्युइंगम खराब है। च्युइंगम हमारी गट इतनी ब्रिलियंट है कि अगर गलती से भी अंदर चला जाएगा तो अंदर रुकने का 1% चांस भी नहीं है। कितनी भी स्टिकी चीज हो च्युइंगम, our gut is lined by mucus, by so many digestive fluids, so there is no choice of chewing gum staying inside, वो बाहर तो निकल ही जाएगा आपकी। your body is brilliantly designed कि जो भी नहीं needed है including fiber to expel out of the body, so that is not a issue to worry, but obviously chewing gum is not good for sugar and sugar free reasons. तो जितने भी बच्चे या जितनी भी ऑडियंस आज ये एपिसोड देख रही है उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, च्युइंग गम आपको क्यों नहीं खानी है और कैसे आप अवॉइड करें उसको? च्युइंग गम डेफिनेटली नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसको आपको डिहाइड्रेट भी करती है, वो आपको अननेसेसरी chew sensation करती रहती है, तो you feel thirsty also after it, and as हम already बात कर चुके हैं, thirsty तो feel नहीं करना है। True. तो chewing gum is really bad for your health, there is no point of eating chewing gum, especially to youngsters definitely. बिल्कुल। ऑल्सो डॉक्टर, हम फूड के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। आपने पहले ही बताया था कि जो फर्मेंटेड फूड होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारे गट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। अगर हम बात करें स्टेल फूड की, जो बासी खाना होता है रात का रखा हुआ, उसको अगर हम अगले दिन खाते हैं तो हमारे गट के लिए हेल्दी होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका? स्टेल फूड देखिए डिपेंड करता है वो कितना स्टेल है ना, और किस एनवायरनमेंट में रखा गया था। अगर आप गर्मी की सीजन में बहुत गर्मी में है तो देन सम हार्मफुल बैक्टीरियाज कैन ऑल्सो ग्रो इन इट, सो यू हैव टू बी दैट कॉन्शियस, जो कि देख से स्मेल से। सो फॉर एग्जाम्पल द बैड बैक्टीरिया यूजुअली स्मेल बैड, so if the smell is according to you तो you should not consume it, but otherwise stale food खा सकते हैं। अल्टीमेटली हमको स्टेल फूड से एक ये लिंक जरूरी है कि कुछ भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक तो इफ यू ईट अकॉर्डिंग टू अवर गट बैक्टीरिया, एंड अगर इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करें तो आपको अपनी सर्केडियम साइकिल समझनी जरूरी है। ये क्या होता है? सर्केडियम साइकिल मतलब हमारी बॉडी की क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग आजकल लेट नाइट मंचिंग करते हैं, है ना, तो वो बहुत ही खराब आदत है आपकी गट हेल्थ। क्यों लोगों की गट हेल्थ खराब हो रही है? एक रीजन तो है कि हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम नेचुरल चीजें नहीं खा रहे हैं, और दूसरा रीजन है कि हम गलत टाइम पे खा रहे हैं। हमारी बॉडी की 24 घंटे, वर्ल्ड की 24 घंटे की क्लॉक होती है, बट क्या आपको पता है कि इंसान की घड़ी, बॉडी की एक क्लॉक होती है, माइंड में एक छोटा सा ऑर्गन होता है कॉल्ड एज द सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। इट इज आवर मास्टर क्लॉक ऑफ आवर बॉडी। इट रीअलाइंस us with the clock of the world, clock of the time when we wake up in the morning. हम जब सुबह उठते हैं तो वो signals देता है कि सुबह हो गई, and when we see the first light in our eyes, it aligns the clock according to that day. कभी कभी आप अच्छे से नहीं उठते तो क्लॉक आपकी अलाइन नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जैसे अलग डीएनए होता है, अलग एपिजेनेटिक्स होता है, अलग बैक्टीरिया होते हैं, हर इंसान की अलग क्लॉक भी होती है। मतलब मोस्ट पीपल की क्लॉक 24 घंटे 15 मिनट की होती है, 24.5 घंटे की भी लोगों की हो सकती है, 25 घंटे की भी हो सकती है, बट यू हैव ओनली 24 आवर्स। सो एवरी मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हो तो वो आपका सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस उसको अलाइन करता है टू द डे। एंड जब आप सुबह उठते हो, किसी दिन हेडेक हो रहा है, या यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर ग्रॉगी, यू आर नॉट इन द राइट अटेंशन, तो दैट इज योर क्लॉक इज नॉट अलाइंड। नाउ अभी तो हमने बात की सिर्फ ब्रेन की क्लॉक की, पर हमारे हर ऑर्गन की क्लॉक होती है, सेलुलर क्लॉक होती है। मतलब वो सेल्स में उनको पता है कि सुबह हो गई, नया डे शुरू हो गया, तो वो गट की अलग क्लॉक होती है, लिवर की अलग क्लॉक होती है, स्प्लीन की अलग क्लॉक होती है, लंग्स की अलग क्लॉक होती है। तो वो सारी क्लॉक गवर्न मास्टर क्लॉक करता है, जो मैंने बताया सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, तो वो मास्टर होता है। लेकिन जब हम अपनी क्लॉक के हिसाब से खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे सोने का समय है तो हमारे गट बैक्टीरिया भी रेस्ट करना चाहते हैं, हमारा लिवर भी डिटॉक्स करना चाहता है। लिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट ऑफ आवर ऑर्गन, ऑफ आवर ब्लड, ऑफ आवर बॉडी, सॉरी। तो वो जब उसका रेस्टिंग, जब हमको स्प्लीन, हमारा इम्यून सिस्टम रीबिल्ड करता है, हमारा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है। कैंसर क्यों होता है हमको?
कैंसर के रिपेयर करने के सेल्स हमारे अंदर ऑलरेडी है। कैंसर हमको क्यों होता है, कॉमन एक चीज़ है जो आपने कभी भी नहीं सोची होंगी, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, सेलुलर डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे सेल्स 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकते, तो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म फेल हो जाता है, तब हमको कैंसर होता है। कैंसर को ठीक करने के सेल है हमारे पास। दूसरी चीज़, जब हम खाना टाइम पे नहीं खाते या गलत समय पे खाते हैं, जब उनका वर्किंग टाइम है जो 8 घंटे की नींद कहते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको समझ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी गट के लिए भी काम है डिटॉक्सिफाई करने का। आप अलग अलग चीजें डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशंस आर सिंपल: वाटर, हाइड्रेट प्रॉपर्ली एंड स्लीप। 8 hours ऑफ स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल आइडियली फॉर एवरीवन। एंड हम आजकल कौन सो रहा है 8 घंटे? आजकल सूर्यास्त, तो जब हम पुराने लोग होते थे, हम सनराइज के साथ उठते थे, खाते, मूवमेंट करते थे, खाना ढूंढते थे और खाना खाते थे, सनसेट यानी कि सूर्यास्त के साथ सो जाते थे डिनर करके, क्योंकि लाइट नहीं होती थी। हमने लाइट इन्वेंट कर दी और फिर उसके बाद हमने रात को पार्टीज इन्वेंट कर दी, तो हमारा एक और साइकिल पूरा साइकिल बिगड़ गया। मेलेटोनिन हार्मोन की सीक्रेशन, उसके वजह से आपका गट भी कंफ्यूज हो जाता है। आपके गट बैक्टीरिया, आपके लिवर को पता नहीं होता है कि हमको काम कब करना है, हमको रिपेयर मैकेनिज्म कब करना है। अगर आप रात को 2 बजे उसको शुगर खिलाओगे, अल्कोहल पियोगे, तो वो इट इज पॉइजन फॉर योर बॉडी इफ यू आर नॉट स्लीपिंग। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो स्टेल फूड है आपको कब खाना चाहिए और कैसे वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ऑल्सो कई बार क्या होता है ना, लोग फ्रिज में भी रख देते हैं स्टेल फूड, कितने घंटे तक हम खा सकते हैं उसको? ऐसे देखिए, अलग अलग चीजों पे अलग अलग डिपेंड करता है। एक्चुअली राइस का वाटर तो जब आप बाहर रखते हैं तो देयर इज सम फर्मेंटेशन हैपनिंग व्हेन द स्टेल फूड कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। तो स्लाइटली माइल्ड फर्मेंटेड फूड, मैंने ऑलरेडी बताया, इज गुड फॉर हेल्थ। बट फ्रिज में रखने से तो फर्मेंटेशन वैसे भी नहीं हो रहा है, तो फ्रिज में रख के तो कोई पॉइंट नहीं है। इफ पॉसिबल, इफ योर एटमॉस्फेयर वेदर सपोर्ट्स कि वो आप ठंडी की सीजन में आप स्टेल खाना ज़्यादा खा सकते हैं, गर्मी की सीजन में स्टेल अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उससे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। आप अगर पुराने घर में रह रहे हैं जिसमें आसपास दीवालों पे फंगस उग रही है, तो उस एरिया में अगर आपने फूड रखा है स्टेल, तो खाने में भी फंगस उग सकती है, क्योंकि फंगल स्पोर्स ऑल अराउंड है। तो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ये कहना कि स्टेल फूड आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते, वो डिपेंड करेगा कि आपके घर का एनवायरनमेंट, आपने कहाँ रखा है, आसपास का टेम्परेचर, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड। मतलब कई बार क्या होता है ना, लोग बहुत ज्यादा जनरलाइज कर देते हैं कि अगर एक चीज किसी एक पर्सन को सूट कर रही है, फूड शुड नॉट बी ईटन अदरवाइज, क्योंकि वो रिस्क हो सकता है अगर आपको पता नहीं है। इफ यू आर कॉन्शियस एंड यू आर, फॉर एग्जांपल, मैं अभी घर पे कांजी बना के आया हूँ, मतलब मेरी वाइफ बनाती है कांजी, है ना। तो कांजी क्या होता है, बीट रूट्स और कुछ चीजों को क्रश करके यू जस्ट लीव इट इन वाटर टू फर्मेंट ओवरनाइट एंड इन सन ऑल्सो। So these, if you're helping ferment, be conscious about what you're doing and don't just do it for the sake of it. And stale food can be risky if it is in the not right environment, not right temperature. True. And fridge का कोई point नहीं है, I think. ओके सर, आपने बहुत बार ना जूसेस की बात की, आपने बताया कि फर्मेंटेड फूड, जैसे आप बात कर रहे थे कांजी की, तो अगर हम अपने गट की बात करें, गट को हमें हेल्दी रखना है, तो क्या क्या ऐसे डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स हैं या जूसेस हैं जो हम पी सकते हैं? सबसे पहले सोडा नहीं पीना चाहिए, डाइट सोडा तो नहीं पीना चाहिए, डाइट कोक नहीं पीना चाहिए। तो अब 5 इंपॉर्टेंट या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वी हैव टू इंक्लूड एज हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स एज पॉसिबल। जैसे ग्रीन टी अच्छी है, ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपको सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स करता है। उसके अलावा कंबूचाज आर अ वेरी हिट थिंग नाउ। मैं तो घर पे बनाता हूँ, आजकल मार्केट्स में भी मिलते हैं। तो कंबूचा इज अगेन अ फर्मेंटेड टी। कंबूचा में शुगर डलता है, लेकिन वो फर्मेंट करके बैक्टीरिया उसको अच्छे रिच गुड बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। तो कंबूचा इज गुड। देन लोकल फर्मेंटेड ड्रिंक्स लाइक कांजी इज गुड। एंड उसके अलावा यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर ड्रिंक्स में कोकोनट वाटर इज ब्रिलियंट बिकॉज वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस करता है। तो ट्राई एंड कीप इट नेचुरल। क्योंकि हम ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रेश जूसेस आर नॉट एक्चुअली रियली गुड, बिकॉज उसमें से हम जो फ्रूट खाने के जो बेनिफिट्स है, वो हमको बेनिफिट मिलते हैं फाइबर से। शुगर इज अल्टीमेटली नॉट ग्रेट फॉर आवर बॉडी, इवन इफ इट इज नेचुरल थ्रू फ्रूट। वो हमारी शुगर स्पाइक करता है। तो फ्रूट्स खाना हेल्दी है क्योंकि उसके साथ में आपको उतना फाइबर मिलता है, उतना गट को मेहनत करनी पड़ती है, तो वो शुगर डाइजेस्ट हो जाता है। पर अगर आप जब जूस पीते हैं, और मोस्ट लाइकली मार्केट्स के जूस होते हैं, तो उसमें एडेड शुगर होता है। तो इसलिए जूसेस शुड बी अ नो। एंड
coconut water, kanjis, kombuchas, and other fermented drinks like kefir. Kefir is fermented milk. Yeah. So that even chas is good because chas is great for your body. It cools you down. Lassi is not good, has lots of sugar. सो आपने आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो भी हमारी ऑडियंस है अगर उनको अपना गट हेल्दी रखनी है कौन सी ड्रिंक्स हैं वो पी सकते हैं और अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कई बार ये होता है कि जब हमें एंजाइटी होती है तो हम ना बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, चाहे हमें कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना हो, एग्जाम देना हो, तो क्यों ऐसा होता है और इससे कैसे डील करें? 2 क्वेश्चंस हैं। क्यों होता है उसका तो मैं बहुत आंसर बता ही चुका हूं, क्योंकि हमारा गट और ब्रेन कनेक्टेड है। एंजाइटी इज अ फीलिंग व्हिच डजंट स्टार्ट इन योर ब्रेन, इट स्टार्ट्स इन योर गट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनलेस अंटिल यू आर सफरिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल इलनेस, कोई बीमारी भी शुरुआत उसकी आप नोटिस करेंगे तो कोई भी, और गट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ खान पान नहीं आता है, खान पान तो आता ही है, हाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गट को आप जब भी लेके चलिए तो साथ में हाइड्रेशन ज़रूर लेके चलिए और स्लीप लेके चलिए, क्योंकि गट में इतने बैक्टीरिया हैं, उनको आपको बाकी काम, और गट का पार्ट लिवर भी होता है, बाइल्स लिवर से आता है, पैंक्रियाज भी होता है। सो इफ़ यू आर नॉट लेटिंग योर ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई योर ओन बॉडी, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो अगर ये चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। हाँ, और आपको इस तरह से कॉन्स्टिपेटेड भी आप फील नहीं करेंगे। कॉन्स्टिपेशन का देखिए जड़ अलग है। व्हेन यू कॉन्स्टिपेशन का जड़ 3 है। मैं क्योंकि कैंसर सर्जन हूँ, गट स्पेशलिस्ट हूँ, पाइल्स के बहुत कॉमन केसेस देखता हूँ, है ना। पाइल्स का बेसिक कॉज इज कॉन्स्टिपेशन। 3 कॉमन कॉज, नंबर 1 पानी की कमी, नंबर 1 फाइबर की कमी, नंबर 3 कंजम्पशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी फूड, सूजन पैदा करने वाले खाने, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग दूध पीते हैं तो उनको एसिडिटी रिलीव हो जाती है, ठंडा लगता है, अच्छा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग दूध पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो सेम टू द पॉइंट, वो हमको अपने बैक्टीरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर हमारे अंदर दूध को अच्छे से डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया ज़्यादा हैं तो हमको, हमारे लिए दूध डाइजेस्ट होगा, दूध से हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है तो हमको दूध से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सिंपल बात। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, एंड स्पेसिफिकली यंग एज में हो रहा है तो आई थिंक इट्स अ बिग अलार्म क्लॉक, बिग रेड फ्लैग, जो हमको यंगस्टर्स को, ओल्ड एज में तो कॉन्स्टिपेशन बहुत होता ही है क्योंकि आपको पता होगा बॉडी में पानी तो फिर से कम होता ही रह रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। बट यंग एज में अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इट इज़ अ वेरी वेरी अलार्मिंग साइन that your hydration is not good, your fiber consumption is not good, you are consuming a lot of processed food या junk food, and you are consuming something which is inflammatory for you on a regular basis. True that. ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम बात करें आजकल की लाइफस्टाइल की, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत हो गई है। बहुत सारे, कई बार ऐसा भी होता है कि हम ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं। किसी किसी का जॉब प्रोफेशन ऐसा होता है कि घंटों घंटों एक ही डेस्क पे बैठे निकल जाता है। तो ऐसे लोगों का जो गट है वो कैसे हेल्दी रखे? तो आपने आ गए आप 4th पिलर पे। हेल्थ के 4 पिलर होते हैं, 5 होते हैं, पर आज हम 4th की बात करेंगे। नंबर 1 था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के साथ ही मैं कंसिडर करता हूँ हाइड्रेशन। नंबर 2 था स्लीप, जिसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बात कर दी। नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मूवमेंट। तो जब हम सिडेंट्री रहते हैं तो हमारा, फिर हम जब हम जब अर्थ में आए थे तो हमारा प्लान, हम जंगलों में रहते थे, सुबह उठते ही हमको खाने की खोज में चलना ही पड़ता था, एंड एक्सरसाइज नहीं होती थी क्योंकि मूवमेंट वॉज अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। अब हमने अपनी लाइफस्टाइल ऐसे बना दी है कि हम बटन दबाते हैं, घर पे अलार्म बजता है और स्विगी वाला खाना दे देता है या जोमेटो वाला खाना दे देता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी बैड थिंग फॉर अस। Once we invented lights, we became sedentary. Once we have made our life very very comfortable. जरूरत से ज्यादा कंफर्टेबल बना ली है हमने लाइफ। इसीलिए हमको ही टर्म इन्वेंट करना पड़ा एक्सरसाइज। Exercise was a term invented by humans because it was not, before that it was movement, it was not exercise. तो क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में हम ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो इसलिए हमने एक्सरसाइज इन्वेंट की और हम सबको बोलते हैं कि एक्सरसाइज 1 घंटा करना चाहिए, और एक्चुअली एक्सरसाइज रोज सबको करना चाहिए। एक्सरसाइज एक बहुत ब्रॉड टर्म है। डॉक्टर, आपको बीपी हो जाएगा, आपको वेट बढ़ जाएगा, डॉक्टर आपको बोलेगा एक्सरसाइज करो। एज अ डॉक्टर मैं भी अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, बट मैं उनको हेल्प करता हूँ प्लान बनाने में। एक्सरसाइज के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक कार्डियो, जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपका स्टैमिना बेटर रहेगा। दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी।
तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं योगा करता हूँ या मैं जिम जाता हूँ। ये तीनों का बैलेंस सबको रोज मतलब सबको करना जरूरी है ऑन वीकली बेसिस। एज पर आप अपने टाइम के हिसाब से तीनों का बैलेंस करना सबको जरूरी है, एक नहीं चूज कर सकते आप। ओके मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी जितना आपका आप- गट भी हेल्दी रहेगा, तभी आप अच्छा खाओगे और ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी लेवल्स। हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वी आर डूइंग दिस फॉर बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। सो आई ऑलवेज बिलीव इन बीइंग आवर बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। एंड उसका स्टार्ट तो ऑब्वियसली वन ऑफ द जो हम कंज्यूम कर रहे हैं गट से, पानी से, हाइड्रेशन से, स्लीप से और मूवमेंट से। और जो चौथा पिलर होता है वो होता है मेंटल वेलनेस, या आप अपनी मेंटल एंजाइटी या मेडिटेशन और सारी चीजें, वेगल टोन के बारे में बात की, तो वो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। मतलब आपकी बॉडी का हर एक हिस्सा एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर एक किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं बॉडी के अदर पार्ट्स में तो उसका असर देखने को मिलेगा ही। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम बात करें, हमने बहुत सारी बात की कि हमें क्या खाना है, नहीं खाना है, डिटॉक्सिफाइंग कौन से ड्रिंक्स होते हैं, गट को आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं। कुछ ऐसी 5 चीजें बताइए जो खाली पेट हमें नहीं खानी है। देखिए, ये इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कितनी देर खाली पेट है ना। आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो जब हम इंटरमिटेंट शुरुआत कर रहे हैं कोई भी फास्ट का, या ओवरनाइट सुबह उठ के कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की आदत है ब्लैक कॉफ़ी पीने की। या अगर आप हेल्थ कॉन्शियस भी है तो आइडियली सबसे पहले उठ के यू शुड कंज्यूम वाटर एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड यू शुड कंज्यूम प्रॉपरली। डिपेंड करता है अपनी अपनी बॉडी, कुछ लोग ज़्यादा पीना चाहते हैं, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पीना चाहते हैं। हैविंग वार्म वाटर हेल्प्स बिकॉज इट एक्टिवेट्स द गट बैक्टीरिया को हाइड्रेशन मिलता है, तो दे वेक अप। सो क्या नहीं खानी चाहिए? मैं खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, खाली पेट कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए। यू कैन स्टार्ट विद वाटर एंड देन प्रॉबेबली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कोई लोग सीड्स खाते हैं, तो वो you have to listen to your gut and your gut will give you signs। जो आप सुबह खा रहे हो, अगर आपको एसिडिटी होने लग गई सुबह सुबह, तो that means you are not eating the right things। ओके मतलब आपको खुद पता चल जाएगा आपकी बॉडी के साइन से कि आपको क्या सूट कर रहा है। शुगर तो डेफिनेटली नहीं खाना चाहिए। ठीक है। मीठी चाय सुबह सुबह आपने शुगर दे दिया तो बॉडी का सिस्टम वही खराब कर दिया। कोई भी चीज आर्टिफिशियल स्वीट नहीं खाना चाहिए। फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन आफ्टर एटलीस्ट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है, अगर मैं खाली पेट फ्रूट्स खाती हूँ मुझे सूट नहीं करता है, बिकॉज मैं बहुत बार ऐसा ट्राई किया, मैं एप्पल खाऊं या कुछ खाऊं, बट नहीं सूट करता। जनरलाइज एडवाइस के लिए सिर्फ इतनी चीजें हैं कि शुगर अवॉइड करना चाहिए, स्टार्ट विद वाटर and then you can have things which hydrate your body like green tea but black coffee बहुत लोगों को पसंद है। कॉफी इज नॉट बैड, स्पेशली इवन चाय इज नॉट बैड अगर आपको सूट करती है तो। एक कप तो आराम से सब लोग को पी सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू अ मोटिवेशन, थोड़ा सा डोपामिन रिलीज होता है कैफीन से भी। सो इट्स गुड, बट आफ्टर अ वाइल, नॉट इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अप, एंड ऑब्वियसली नॉट स्वीट। बिल्कुल डॉक्टर, हमने अभी बात कर ली है कि हमें क्या खाना है, खाली पेट क्या नहीं खाना है। ऑल्सो हमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर पेट में दर्द हो, बहुत से लोग हैं जिनको पेट दर्द की समस्या बहुत कॉमन होती है, और वो कुछ ना कुछ उस टाइम पे मेडिसिन ले लेते हैं, उनको लगता है एवरीथिंग इज फाइन इन द बॉडी। पेट में दर्द होता है, ग्राउलिंग साउंड्स भी बहुत ज्यादा आती हैं, तो क्यों होता है पेट में दर्द और कैसे मैनेज करें इसको? देखिए, अब मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, गुड़गुड़ हो रही है, जो भी फील हो रहा है, तो कोशिश करिए समझने की कि क्यों हो रहा है ना। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द एसिडिटी की वजह से हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है, तो सेल्फ मेडिकेट यूजुअली नहीं करना चाहिए। आपको आपकी बॉडी का पता होता है, सबको पता है कि अगर एकदम ही अनयूजुअल है, देन यू शुड विजिट योर डॉक्टर एंड गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। आजकल टेस्ट सरकारी हॉस्पिटल में भी और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। अगर कुछ भी बॉडी साइन दे रही है तो 2 चीज़ें हैं, या तो आपको समझना चाहिए कि क्योंकि आपने कल बहुत नॉनवेज खाया था या बहुत मिर्ची वाला खाना खाया था इसलिए हो रहा है, देन इट्स ओके, देन हाइड्रेट योर सेल्फ एंड जस्ट बी, इफ अगर बहुत अनबेरेबल है तो यू कैन हैव सिंपल पेन किलर्स ऑन योर ओन मे बी, बट दैट इज नॉट गुड एक्चुअली टू सेल्फ मेडिकेट। एंड एसिडिटी की दवाइयाँ लोग ऐसे ही पॉप इन करते रहते हैं। एंटासिड्स बहुत खाते हैं लोग, तो एंटासिड्स on a regular basis it again messes up with your gut bacteria। हमारे gut bacteria का environment होता है, एसिड बनता है कि हमारे को फूड को डाइजेस्ट करने में, बाइल्स होते हैं, pH होता है अंदर। तो अगर हम अपने gut bacteria के हिसाब से नहीं खा रहे हैं और बिना मतलब के एसिड्स खा रहे हैं, तो उससे एंटासिड्स खा रहे हैं, तो हमारा गट फिर से अनडाइवर्स हो रहा है, बैक्टीरिया अच्छे खत्म होते जा रहे हैं, अल्सर्स बन सकते हैं लोगों को। ट्रू। तो डॉक्टर, कई बार ये भी होता है ना, एंटासिड से लोग बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं। एंटासिड से एक्चुअल में एडिक्टिव होते हैं? एंटासिड से एडिक्टेड नहीं हो सकते। एंटासिड से आपका
वो वही गट बैक्टीरिया डाइवर्स होता जाता है, तो एवरी टाइम यू आर हैविंग मतलब ऑन अ antacids for a few weeks doesn't harm you. Okay. अगर if you are suffering from issues and your doctor prescribes you, antacids are good sometimes to calm your gut down. But regular antibiotics से addiction नहीं होता है, but it's not good for your body. It's harmful for your body क्योंकि वो बैक्टीरिया को, अच्छे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है. ओके हमने फूड की जब पहले बात की थी तो आपने बताया था कि फूड आपको अलग अलग वैरायटी में खाना चाहिए, जरूरी नहीं आपको एक ही तरह का खाना खाना चाहिए. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत नाम हाईलाइट होके आता है. पहला तो ये है कि हमारी बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल है और किन किन चीजों से, क्या मेजर सोर्सेज हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स एंड नट्स, ब्राजीलियन नट्स, आलमंड्स, ये जितने नटी फूड्स होते हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्दी होता है. वो हमारे लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है, बहुत जॉइंट्स के लिए, हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ओमेगा 3 से मतलब ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी लोग लेते हैं. ओमेगा 3 कई नॉनवेज सोर्सेज से होता है, कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज से होता है. तो एक्चुअली ओमेगा 3 इज़ वेरी एसेंशियल, बट इफ पॉसिबल हमको नेचुरल सोर्सेज से कंज्यूम करना चाहिए. बट ओमेगा 3 इतना एसेंशियल है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी एसेंशियल है. तो जितना भी आप नेचुरल सोर्सेज से लेने की कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर ओमेगा 3 डेफिशिएंट. ओमेगा 3 का आजकल एक नया टेस्ट भी आ गया है. अभी शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि इंडिया में अभी एक दो रिसेंटली लॉन्च हुआ है. तो दिस अ गुड वे टू गेट योर ब्रेन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ एंड गट हेल्थ in sharp shape by having omega 3 either from your diet through nuts, seeds, different. तो जैसे आप दही खा रहे हो तो उसमें आप सीड्स स्प्रिंकल कर सकते हो. ये these should be the habits. तो क्योंकि आप यूजुअली अलग से सीड्स कम खा पाते हैं, रेगुलर रूटीन में आना मुश्किल है. तो जैसे आप दही खा रहे हो, आई लव इट विथ माई दही, दैट इज वाई आई एम गिविंग दैट एग्जाम्पल. और कुछ भी चीज़ें खा रहे हो तो आप उसमें स्प्रिंकल कर सकते हो अलग अलग पम्पकिन सीड्स. एवरी सीड्स हैज देयर काइंड्स ऑफ पॉलीफिनॉल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स अलॉन्ग विद दीज गुड ओमेगा 3s. उससे एक और सप्लीमेंट की जब आप एक क्वेश्चन पूछा तो मैं एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. हमको लगता है विटामिन D3 बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए. सनशाइन और स्लीप से रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा ये आइडिया होगा. लेकिन विटामिन D3 नॉर्मल लोग बोलते हैं कैल्शियम से रिलेट करते हैं, हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए रिलेट करते हैं. विटामिन D3 सही मात्रा में इंपॉर्टेंट हमारी गट हेल्थ के लिए भी है बहुत, क्योंकि हम आज गट हेल्थ की बात कर रहे हैं. क्योंकि विटामिन D3 भी हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया का डाइवर्सिटी और उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है. तो इसलिए विटामिन D3 का लेवल्स अच्छे होने से आपकी गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी और हेल्दीनेस बढ़ जाती है, तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाती है. आपको पता था कि कोविड में एक नई स्टडी आई है, 80% ऑफ पीपल हु डाइड वर विटामिन D डेफिशिएंट. तो कोविड में हम अपने सीरियस इश्यूज में इतने बिजी थे. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रूटीन लाइफ में विटामिन D3 हमको खानों से, मिल्क और कई सोर्सेज से मिलता है, लेकिन सनशाइन से मिलता है, लेकिन इतना पोल्यूशन हो गया है, इतनी लाइफस्टाइल के इश्यूज हो गए हैं कि मोस्ट ऑफ अस आर विटामिन D डेफिशिएंट. तो अगर आप विटामिन D खान पान से और कुछ सप्लीमेंट्स के थ्रू अपना हाई रखेंगे तो आप कोविड जैसे बीमारी अगर होगी भी आपको तो मोस्ट लाइकली आप एटलीस्ट विल नॉट बी फेटल. या कोई भी इन्फेक्शन होगा तो आपकी बिकॉज ऑफ योर गट बैक्टीरिया, गुड हेल्दी बैक्टीरिया, दे विल फाइट इट बैक. दैट इज व्हाई विटामिन D इज सो क्रूशियल. सो विटामिन D हमें क्या क्या मेजर सोर्सेज से मिल सकता है? विटामिन D हमको मिल्क से मिलता है, हमको नॉनवेज से मिलता है, एग से मिलता है. देयर आर सो मेनी सोर्सेज. बट इम्पॉर्टेंट आजकल लोग सप्लीमेंट्स पे भी बहुत डिमांड करते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स एक्चुअली थोड़ा सा एसेंशियल हो गया है आजकल की लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल विटामिन C का एग्जाम्पल मैं दूंगा तो ज्यादा ईजी है समझना. विटामिन C अगेन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, और वो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती. तो विटामिन C हमको नॉर्मली कंज्यूम करना चाहिए डे में, तभी हमारी इम्यूनिटी वगैरह हेल्दी रहेगी. आपको पता है, आप बोलोगे आप मैं नींबू पानी पीता हूँ, मैं आंवला खाता हूँ, है ना. दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन C. नींबू, लेमन, ऑल साइंस ऑफ सिट्रस फूड्स आर अ ग्रेट सोर्स फॉर विटामिन C. बट न्यूट्रिएंट क्वालिटी की हमने बात की थी, सॉइल की क्वालिटी फर्टिलाइजर से खराब हो गई है. तो आजकल जो भी आप ऑर्गेनिक भी नींबू अगर लेंगे तो यू विल हैव टू, देयर वाज अ स्टडी व्हिच आई वाज रीडिंग एंड इट सेज दैट आपको एक दिन में 40 नींबू खाने पड़ेंगे टू कंज्यूम द रियल पावर एंड द रियल नीड फॉर योर बॉडी. तो जब हम फॉर एग्जाम्पल जब कभी कभी टेस्ट कराते हैं विटामिन D या विटामिन C लेवल्स का, तो क्योंकि इतना बड़ा देश है, वी ट्राई टू मेंटेन द लेवल्स इन द नॉर्मल रेंज. पर नॉर्मल रेंज बहुत जनरल नॉर्मल रेंज है.
अगर हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो विटामिन डी लेवल्स, विटामिन सी लेवल्स का कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर विटामिन डी सी और विटामिन डी दो इंपॉर्टेंट है और विटामिन B12, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है, तो इनका लेवल्स आप हाई रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन डी की रेंज होती है 30 to 100, है ना, और बहुत सारे लोगों को, यंग लोगों का 30 के नीचे 10, 8, अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपको विटामिन डी जरूर चेक कराइए। तो अगर वो कम है तो बाकी सारी चीज़ें ट्रीटमेंट से पहले विटामिन डी को ठीक करें, डाइट से और कभी कभी सप्लीमेंट से भी। तो क्या बताइए, आप 40 नींबू दिन में खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं खा सकता है। तो दैट इज वाई हमको सप्लीमेंट्स पे भरोसा करना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि न्यूट्रिएंट क्वालिटी डिक्रीज हो गई है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बोलेंगे कि मैं सप्लीमेंट्स में बिलीव नहीं करता, मैं तो नेचुरल खाने से बिलीव करता हूँ। तो नेचुरल खाने की क्वालिटी इतनी डिक्रीज हो चुकी है कि वी हैव टू समटाइम्स डिपेंड्स ऑन सप्लीमेंट्स, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35, 40। डॉक्टर आई फील कि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रहा है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें बहुत ही इजी तरीके से हमारी ऑडियंस तक पोर्ट्रे की हैं। एट लास्ट कोई मैसेज अगर आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, जिनका गट हेल्दी नहीं रहता या जो अपने गट को हेल्दी रखना चाहते हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं, कोई लास्ट मैसेज हो तो बहुत अच्छा होगा। मैंने शुरुआत की थी कि ऑल डिजीज बिगिंस इन द गट, बट अब मैं एंड करूंगा कि इफ़ यू वांट टू कैप्चर योर हेल्थ, अगर आपको अपने हेल्थ को परफेक्ट करना है तो आप अपने गट को परफेक्ट कर लीजिए। 99% ऑफ द चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। सारी चीज़ें जो हमने हाइड्रेशन, स्लीप, सारी चीज़ को साथ में लेके चलते हुए, इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर गट विल टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज रिमेंबर दे आर, व्हेन वी टॉक अबाउट गट वी आर टॉकिंग अबाउट 50% ऑफ आवर बॉडीज बैक्टीरिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल 80 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 40 ट्रिलियन सेल्स हमारे हैं, 40 ट्रिलियन सेल्स बैक्टीरिया के हैं, एंड उसमें उस 40 ट्रिलियन का मेजर चंक हमारे गट में है। सो इफ यू टेक केयर ऑफ योर गट विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पित फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप आज का सेशन हमारी ऑडियंस को काफी हेल्पफुल लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक। प्लेजर सर। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।